इवन विज्ञान तो ये भी मानता है कि जो बच्चा माँ का दूध शुरू के 6 महीने में केवल और केवल माँ का दूध पीता है उसको आगे बुढ़ापे तक बीमारियां कम होती हैं। कि डॉक्टर साहब मैंने कम से कम 50 बच्चों के डॉक्टर दिखा दिए होंगे पर मेरे बच्चे की कब्जी ठीक नहीं हुई, देखते हैं आप कर सकते हो क्या। तो मैंने उनको ये जवाब दिया, मैडम कब्जी का जो इलाज है वो मेरे पास नहीं है, कब्जी का इलाज सब्जी है। तो आपका काम हो गया, आपको अगले डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि बच्चों को भटकाने का बहुत एक मेजर रोल है, वो हमारे गैजेट्स का और स्क्रीन का है। तो इसको प्रॉपर सही तरीके से कंट्रोल वे में यूज करना भी बहुत ज़रूरी है। केवल और केवल आपके घर का बना हुआ खाना ही दे, बाहर का डब्बे वाला पैक्ड फूड मटेरियल और केवल दूध बच्चे के लिए ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं है 2 साल तक। तो क्या खाना है ये मदर का काम है ना, उसमें बच्चे का रोल नहीं है। वो डिसाइड नहीं करेगा कि उसको क्या खाना है, ये मदर डिसाइड करेगी कि उसको क्या खाना है। दूसरा काम है कब खाना है, कब खाना है ये बच्चा डिसाइड करेगा, ये मदर डिसाइड नहीं करेगी। माँ का दूध कम आए ज़्यादा है इस पर भी नहीं चिंता करनी, हमें मदर फीडिंग कंटिन्यू करनी है 2 साल तक। कई बार मदर ये कहती है कि दूध पीता ही नहीं सा बच्चा, तो मत पीने दो। अगर दही खा लेता है तो बहुत ही बढ़िया। अगर कुछ स्वस्थ रहने के लिए केवल मेडिसिन की ही ज़रूरत नहीं होती, मेडिसिन तक आदमी या बच्चा ना पहुँचे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, 90.0 FM झुंझुनू से मैं हूं आरजे कविश आपके साथ और कार्यक्रम का नाम है हेल्थ कॉर्नर, जहां पर हर बार हम लोग जो हैं वो अलग अलग स्वास्थ्य से संबंधित चर्चाएं करते हैं हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ में। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित। बहुत सारे सवाल होंगे और साथ ही इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनको इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर PL काजला सर, शिशु रोग विशेषज्ञ, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, आपके जो वीडियोस होते हैं, आपके जो कई टॉक्स होती हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को सीखने के लिए मिलती है। आज पहली बार ऐसा मौका है कि हमें आपके साथ बातचीत करने का ये जो है वक्त मिला है। तो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं हम करते हैं, बहुत अलग अलग सवाल भी मैंने सर अलग अलग लोगों से पूछे। सबसे पहले मैं सर स्वास्थ्य के बारे में अगर आपसे बेसिकली पूछूं तो स्वास्थ्य क्या है, इसको कैसे हम कुछ लाइंस में समझ सकते हैं? बेसिकली हेल्थ के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे आम आदमी के दिमाग में यही आता है कि आदमी अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखे और फिट। बट अगर हम हेल्थ की परिभाषा की बात करें तो वो इससे कहीं ब्रॉड है। हेल्थ में 3 चीज़ें आती हैं बेसिकली डेफिनेशन। अगर हम WHO की डेफिनेशन देखें तो हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एनी पर्सन। मतलब बच्चा चाहे या जो भी पर्सन है फिजिकली फिट रहे, उसका शरीर स्वस्थ रहे, बीमारी ना हो उसको, वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, स्टेबल हो, अपनी चीज़ों को डील करने के लिए सक्षम हो। इसके साथ साथ उसका समाज में और सोसाइटी में भी जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से हो और उसका सोशल इंटरेक्शन अच्छा हो। अगर ये तीनों चीज़ किसी पर्सन की परफेक्ट है, ठीक है, तब हम उसको हेल्दी पर्सन कहते हैं। केवल फिजिकली और शरीर को फिट रखना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बिल्कुल सर, वाकई बहुत ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया आपने। हम जब बच्चों की जो स्वास्थ्य है उसके बारे में बातचीत करते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के फैक्टर उसमें आते हैं। अगर आपसे सर एक कॉमनली एक आम इंसान समझना चाहे कि एक बच्चे का जो पूरा विकास है, जो आपने कुछ तीनों फैक्टर्स की बात की, इनको मिलाकर अगर हम बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे हम पूरे बच्चे की स्वास्थ्य जो है उसको मेजर कर सकते हैं, गेज कर सकते हैं? बच्चे को या किसी भी पर्सन को इनफैक्ट स्वस्थ रहने के लिए केवल मेडिसिन की ही ज़रूरत नहीं होती, मेडिसिन तक आदमी या बच्चा ना पहुँचे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के मेडिकल में हम ट्रीटमेंट की बजाय प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो किसी भी बच्चे को या बड़े आदमी को स्वस्थ रहने के लिए बेसिकली 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम ग्रोसली अगर देखें तो 1 नंबर पे न्यूट्रिशन यानी उसका खाना पीना, उसका डाइट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरे नंबर पे उसका रूटीन, डेली एक्टिविटी का रूटीन क्या है एंड उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़। तीसरे नंबर पे हम बात करें बच्चों में स्पेशली तो वैक्सीनेशन यानी इम्यूनाइजेशन और टीकाकरण, जो बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो आजकल एक चौथा जो ग्रुप ऐड हो गया, जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, वो है गैजेट्स का, यानी मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इनका जुडिशियस और कंट्रोल्ड वे में यूज। क्योंकि बच्चों को भटकाने का बहुत एक मेजर रोल है,
वो हमारे गैजेट्स का और स्क्रीन का है। तो इसको प्रॉपर सही तरीके से कंट्रोल वे में यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हम हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट समझते हैं। वहीं पर सर आपने न्यूट्रिशन के बारे में बातचीत की, तो वैसे ये जो चारों फैक्टर हैं ये अपने आप में बहुत ब्रॉड हैं, इनको समझने के लिए जो है वो हमें एक लंबा वक्त इसको देना पड़ता है। तो हम जो है सर आपसे न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहेंगे कि एक बच्चे को जो है वो न्यूट्रिशन किस तरीके से मिलना चाहिए, या फिर हम बड़े लोगों की भी बात करें तो न्यूट्रिशन शब्द को जो है वो थोड़ा सा आसान करके आप हमें समझाइए। देखो, बच्चा है कहाँ से शुरू होता है? माँ के यूट्रस में, यानी माँ के पेट में बच्चा जब बनना स्टार्ट होता है, वहाँ से उसका न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है। बिकॉज बच्चा जब माँ के पेट में यानी यूट्रस में होता है तो उसका न्यूट्रिशन ऊपर वाले ने तैयार किया है और वो माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मदर के न्यूट्रिशन से उसको मिलता रहता है। बिल्कुल। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो हम माँ की डाइट को और न्यूट्रिशन को अच्छा रखें, इसी से बच्चा आपका हेल्दी रहेगा। जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है, यानी वो डिलीवरी होके इस दुनिया में आ जाता है, उसको हम 100 साल का मेहमान कहते हैं कि भाई आपके घर में 100 साल का मेहमान आया। तो उसका जो वेलकम है, उसका जो स्वागत है, वो हम जो करते हैं उस पर कुछ विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं कि उसका न्यूट्रिशन कैसे स्टार्ट करें हम। अगर हम एज के हिसाब से डिवाइड करें बच्चों को, तो एक वो एज है जो इनिशियल 6 मंथ तक होती है, न्यूट्रिशन के पर्पज से बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। फिर उसके बाद एक एज होती है 6 मंथ से 2 ईयर तक। फिर एक पड़ाव होता है 2 साल से 5 साल तक और 5+। ये जो मोटे मोटे ग्रुप मैंने बनाए हैं, ये बच्चे की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट और उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैसे दें हम, इनको ध्यान में रख के बनाए गए हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम उसके लिए न्यूट्रिशन है वो केवल और केवल माँ का दूध ही होना चाहिए। इवन आजकल मेडिकल साइंस तो ये कहता है कि जब बच्चा डिलीवरी होता है तो उसको सबसे पहले माँ के पेट पे लिटा देना चाहिए। तो जब गायनकोलॉजिस्ट अपना काम कर रही होती है, इनफैक्ट जैसे स्टिचिंग है या कोई प्लासेंटा को निकालना है, तो उस दौरान भी बच्चा अपनी पहली ट्राई कर सकता है माँ का दूध पीने की। अच्छा। रादर देन हम उसको बाहर ले जाएं, पहले कपड़े बनाएं और साफ करें, तो सबसे पहली जो ट्राई है वो यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है। कि बच्चे को निकलते ही माँ की पेट पे और छाती के बीच में लिटा दें। फिर जब बच्चा प्रॉपर वे में मदर के पास शिफ्ट हो जाता है तो शुरू के 6 महीने तक हमें केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अक्सर हम गलती करते हैं, हमारे समाज में घूंटी का बहुत प्रचलन है। हाँ। तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो परिवार में, समाज में जो आइडियल बंदा होता है उससे हम बच्चे को घूंटी दिलाते हैं। ठीक है। तो ये जो घूंटी की परंपरा है ये कुछ हद तक ठीक भी है, पर हम इसको कैसे फॉलो करें? कोई अगर ऊपर का कुछ भी आप दोगे उसको घूंटी के रूप में, पानी, ऊपर का दूध या ऊपर का कोई जैगरी वगैरह, गुड़ वगैरह जो अपन अक्सर देते हैं, तो वो बच्चे को नुकसान करेगी। तो इसकी बजाय हम माँ का दूध निकाल के और उसी की 2 बूंद घुट्टी के रूप में अपने जो आइडियल बंदा है उससे दिलवा सकते हैं। अच्छा। तो घुट्टी का आपका रोल भी हो गया, फॉर्मेलिटी भी होगी और बच्चे को नुकसान भी नहीं हुआ। ठीक। अगर हम WHO की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। अक्सर लोगों में ये दिक्कत भ्रांति रहती है कि शुरू के 2-3 दिन तक तो माँ का दूध आएगा ही नहीं, तो हम उसको कैसे ऊपर से सप्लीमेंट करें? अगर बच्चा आपका हेल्दी है, हेल्दी मीन्स उसको किसी तरह की प्री मैच्योरिटी नहीं है, कोई और तकलीफ नहीं है, बच्चा वजन में आपका ठीक है, तो उसको 3 दिन तक माँ का दूध कम आए तो भी सफिशिएंट होता है। 3-4 दिन माँ का दूध ठीक से आना स्टार्ट हो जाता है और 7वें-8वें दिन फुल फ्लेशिड मदर फीड पे बच्चा शिफ्ट हो जाता है। तो बिफोर मदर मिल्क अपने को कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो सबसे एक जो मैं फोकस करना चाहूँगा इस बात पे कि केवल और केवल माँ का दूध बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके और 6 महीने तक। बहुत रेयरली ये भी होता है कि माँ को दूध कम आता है किसी कारण से, किसी बीमारी से या कई सारे फैक्टर होते हैं। तो उस कंडीशन में हमें वो मदर्स को आइडेंटिफाई करना है कि जिनको वास्तव में दूध कम आता है। क्योंकि अगर एवरेज रेशियो हम देखें तो अगर 100 मदर्स ये कहती हैं कि मेरे को दूध कम आ रहा है या उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि माँ को दूध कम आ रहा है, तो उनमें 90 मदर्स को केवल मिसकंसेप्शन होता है, गलतफहमी होती है कि उनको दूध कम आ रहा है। अच्छा। और इस गलतफहमी के चलते वो ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं और ऊपर का दूध पिलाना एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर माँ का दूध पीना भी बच्चा कम कर देता है। ठीक। क्यों?
क्योंकि माँ का दूध सक करने में उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, और बच्चा जब ऊपर का दूध पीता है कटोरी चम्मच से या बोतल से, तो उसके लिए आसान होता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में मेहनत वाला काम कौन करना चाहता है, आसान काम हर कोई करना चाहता है। सही है। तो इस बात पे हम जरूर फोकस करें कि वास्तव में अगर मदर को दूध आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके 2 क्राइटेरिया तो मैं आपको यही बता सकता हूँ। बच्चे का यूरिन आप काउंट कर सकते हो कि 24 घंटे में बच्चा कितनी बार यूरिन यानी पेशाब कर रहा है। अगर 24 घंटे में बच्चा 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है तो उसको आपको मदर फीड पे ही रखना चाहिए। इसके साथ साथ आप वेट की मॉनिटरिंग रखो। बच्चे का हर 7 दिन से 10 दिन से वजन कर लो। वजन बढ़ने की जो स्पीड होती है बच्चे की, नवजात शिशु की, शुरू के 6 महीने में उनको हम देखें तो शुरू के 10 डेज में वेट लॉस होता है। हर बच्चे का वेट लॉस होता है 10 to 15%। मसलन जैसे 3 किलो का बच्चा पैदा हुआ तो उसका 300-400 ग्राम वजन कम होगा, फिर वो वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट 10th डे पे आते आते उतना वजन हो जाता है बच्चे का जितना जन्म के टाइम होता है। ठीक। और देन आफ्टर एवरेज अगर 30 ग्राम पर डे, मतलब सप्ताह का 200 ग्राम मान लो, महीने का आप 900 ग्राम या 1 किलो के आसपास वजन मान लो, अगर इतना वजन हमारे बच्चे का बढ़ रहा है तो इट मीन्स माँ का दूध बढ़िया आ रहा है, बच्चा अच्छे से पी रहा है उसको, और बच्चा अच्छे से पचा भी रहा है। माँ के दूध से बढ़िया कोई दूध नहीं होता। ये हम मेडिकल साइंस प्रूवन है, ये चीज़ बहुत सारी रिसर्च में साबित हुआ है। इवन विज्ञान तो ये भी मानता है कि जो बच्चा माँ का दूध शुरू के 6 महीने में केवल और केवल माँ का दूध पीता है उसको आगे बुढ़ापे तक बीमारियाँ कम होती हैं। जैसे कि हमारा डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एलर्जी है, जो हार्ट अटैक वाली जो प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों में कम देखी गई हैं जिन्होंने शुरू के 6 महीने में केवल माँ का दूध यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करी। ठीक। तो शुरू के 6 महीने वाले जो ग्रुप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मदर मिल्क पे रखें। अब जो सेकेंड स्टेज आती है बच्चे की, वो आती है 6 महीने से लेके 2 साल तक। ये ट्रांजिशनल फेज होती है। ट्रांजिशनल फेज हम इसलिए कहते हैं कि इसमें हम माँ के दूध से बच्चे को ऊपर के खाने पीने पे शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांजिशनल फेज में कुछ गड़बड़ियाँ अगर हो जाती हैं तो वो बच्चे की सारी लाइफ को और बच्चे के हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बच्चा जब आपका 6 महीने का हो गया तो उसके बाद में ऊपर का खाना पीना स्टार्ट करना है, पर उसमें आपको बेसिक ध्यान ये रखना है कि दूध अगर माँ का 6 महीने तक ठीक ठीक मिला है तो अब आपको अगले 1.5 साल तक यानी 2 साल तक का बच्चा जब तक नहीं हो जाता तब तक ऊपर का दूध देने की आवश्यकता नहीं है। केवल दूध कहीं आप प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो दूध को, जैसे आपने हलवा बनाया तो उसमें दूध को ऐड कर दिया, कोई आपने और कोई घर की डिश बनाई है उसमें आप मिल्क ऐड करना चाहते हैं तो वो तो एक्सेप्टेबल है, पर केवल दूध आपको ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं है। दूध के अलावा जो और खाने पीने की चीज़ें हैं जो आपके घर में बनती हैं, मैं ये घर वाला वर्ड आपको स्पेशली बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल मार्केट में रेडीमेड पैक्ड फूड मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल। किसी ब्रांड का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बट वो आप और हम भी जानते हैं कि बच्चा जैसे ही 6 महीने का होता है तो हमारे घर में डब्बे वाले खाने पीने की चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमें अवॉइड करनी है कि केवल और केवल आपके घर का बना हुआ खाना ही दें। बाहर का डब्बे वाला पैक्ड फूड मटेरियल और केवल दूध बच्चे के लिए ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं है 2 साल तक। अब हम ये कहें कि कैसे आप शिफ्ट करोगे, तो आप धीरे धीरे दिन के टाइम में बच्चे को 4 घंटे 6 घंटे भूखा रख के उसके बाद ऊपर का कुछ खाने के लिए ट्राई करें। खाने के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक तो उसकी खाने की कंसिस्टेंसी कैसी हो, मतलब 6 महीने का बच्चा है तो उसको हम रोटी तो नहीं खिला सकते, है ना, उसको हम हलवा तो नहीं बना के दे सकते। तो इसकी स्टेजेस होती हैं कि 6 महीने से लेके 2 साल तक का जो फेज है इसको वीनिंग बोलते हैं हम बेसिकली। तो इस वीनिंग में शुरू के 1-1.5 महीने तक हम केवल लिक्विड देते हैं। लिक्विड मतलब माँ के दूध जैसी ही कंसिस्टेंसी हो उनकी, पर वो बच्चा ले सके आराम से। जैसे हमारे घर में जो लिक्विड बनते हैं, आप दाल बना रहे हो दाल का पानी निकाल के दे दिया, अपने घर में राइस बनाया चावल बनाया चावल का मांड दे दिया, सब्जी बनाई उसका पानी निकाल के सूप के जैसे दे दिया। घर में जैसे कुछ अपने गाँव देहात में छाछ राबड़ी इस तरह की चीज़ें बनती हैं वो आप दे सकते हो। तो होममेड जो लिक्विड्स है वो आप बच्चे को देना स्टार्ट करें। पहले 2 बार से स्टार्ट करें और महीने भर बाद में उसको 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। जैसे शुरू का 1-1.5 महीने की मैंने बात करी कि आप 3-4 बार पे आ जाएं और लिक्विड दें। 1-1.5 महीने बाद आप उसको सेमी सॉलिड करना स्टार्ट कर दें। सेमी सॉलिड जैसे पतली खिचड़ी बना दी, पतला दलिया बना दिया, आपने सब्जी बनाई उसमें रोटी चूर के दे दी, दही के अंदर रोटी चूर के दे दी, आपने कुछ सूजी का हलवा बना के दे दिया।
तो ऐसी चीज़ें जो सेमी सॉलिड हों, बच्चा चम्मच कटोरी से आसानी से खा ले। सेमी सॉलिड इसलिए करना ज़रूरी है उनको क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए। उसका जो स्टमक है, उसकी पेट की क्षमता है वो कम है। अगर उस पेट को यानी स्टमक को हम केवल पतली चीज़ों से भरते रहे तो बच्चे को उतनी कैलोरी नहीं मिल पाएंगी जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसीलिए गाढ़ापन करना ज़रूरी है। और बेसिकली हम मोटा मोटी ये कहते हैं कि ऐसे करते करते साल भर तक हम ये टारगेट रखें कि बच्चा घर में बनी हुई सारी चीज़ें खाना स्टार्ट कर दे, है ना, बिना चबाए खाए वो, क्योंकि साल भर तक बच्चा बहुत अच्छे से चबाना नहीं सीखता। पर जो आप अपने लिए बनाते हो वही चीज़ें थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में करके और उसको बच्चे को खिलाएं। 2 साल तक माँ का दूध छोड़ना नहीं है। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि माँ का जो दूध है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब उसका बच्चे की जो जरूरत है उसका बहुत कम हिस्सा माँ के दूध के रूप में मिलता है। माँ का जब दूध बच्चा पीता है तो उसको जो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है और वो जो उसका इमोशनल बॉन्डिंग है अपनी मदर के साथ जो बना रहता है 2 साल तक, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माँ का दूध कम आए ज़्यादा आए इस पर भी नहीं चिंता करनी, हमें मदर फीडिंग कंटिन्यू करनी है 2 साल तक, क्योंकि बच्चा माँ की गोद में रात को सो रहा है माँ का दूध पीते पीते, उस सिचुएशन से बढ़िया उस बच्चे के लिए कोई और सिचुएशन नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये बात हो गई लगभग 2 साल तक। अब 2 साल के बाद हम 2 से 5 साल वाले ग्रुप में अगर आते हैं तो उसमें जो ग्रोथ अपने को चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि एक तो बच्चे को सारे दिन खिलाने की आवश्यकता नहीं है। सारे दिन घर वाले पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चा हर 2 घंटे में खा लीजिए, है ना, तो उसके पीछे लेके खाना दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, बच्चा मुंह मोड़ के कभी भाग गया। इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको या तो डाइवर्ट करते हैं, मतलब मोबाइल दिखा दिया, टीवी के सामने बैठा दिया, तो इसको हम डाइवर्जन वाली फीडिंग बोलते हैं। तो बच्चों को डाइवर्जन वाली फीडिंग नहीं करवानी चाहिए। ठीक। बच्चा जब खाना खा रहा होता है तो पेरेंट्स से बातें करे और खाना खाए, दैट इज़ ओनली रिकमेंडेड। फिर कई बार कुछ पेरेंट्स घर बच्चों को डराते भी हैं कि ये खाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो वो, ये डराने के पर्पज से वो डोगी आ जाएगा, वो डॉक्टर साहब आ जाएंगे, इंजेक्शन लगा देंगे। करेक्ट। तो ये जो डराने वाली फीडिंग है ये भी नहीं करवानी चाहिए बच्चों को। खाना खाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है भूख। बच्चों को भूख लगने दो, जब उसको भूख लगे 4 घंटे 6 घंटे खाली पेट छोड़ो, उसके बाद जब उसको भूख लगे तब आप क्या खिलाना है ये सोचो। मैं मेरे क्लिनिक में अक्सर जो मदर्स को बोलता हूँ मैं वो ये कहता हूँ कि देखो 2 काम है, एक काम है कि क्या खाना है और एक काम है कि कब खाना है। ठीक बात। तो क्या खाना है ये मदर का काम है ना, उसमें बच्चे का रोल नहीं है। वो डिसाइड नहीं करेगा कि उसको क्या खाना है, ये मदर डिसाइड करेगी कि उसको क्या खाना है। दूसरा काम है कब खाना है, कब खाना है ये बच्चा डिसाइड करेगा, ये मदर डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि बच्चा जब भूखा होगा तब वो खाएगा, तो आप कुछ भी खिलाओगे तो खा लेगा। बिल्कुल। तो बेसिक जो फंडा है भूख लगने पे खिलाएं। दिन में 2 साल से 5 साल के बच्चों को दिन में 4 बार से ज़्यादा खिलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। 4 बार में हमारा जैसे रूटीन रहता है कि हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद में आपने लंच किया, शाम को भी आप कुछ उसको स्नैक्स के रूप में दे सकते हो, और फिर रात को डिनर दे दिया। अक्सर हम दूध के लिए ज़्यादा बायस रहते हैं। मिल्क जो है हमारी सोसाइटी में ज़्यादा ओवर यूज होता है। मैं ये कहूँगा कि मिल्क ख़राब नहीं है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, बच्चे की हेल्थ के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पर ओवर यूज़ तो किसी भी न्यूट्रिशन का या किसी भी चीज़ का ठीक नहीं, ख़राब होता है ना। अब मिल्क के ओवर यूज़ के क्या नुकसान होते हैं ये मैं सिंपल बातें बताऊँगा आपको। इंडिया में जो खून की कमी है, एनीमिया जिसको हम बोलते हैं, उसकी 74% इंसिडेंस है। 74% इज ए बिग नंबर। 74% मीन्स 100 में से 74 बच्चों को खून की कमी है, और उस खून की कमी में आपके दूध का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, वो कैसे कि दूध में आयरन नाम का जो कंटेंट होता है, जो अपने खून को बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है। इसलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी आयरन की कमी से खून की कमी, जो बच्चे केवल दूध ज़्यादा पीते हैं उनमें अक्सर हो जाती है। ठीक। और उसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक तो दूध का लिमिटेड यूज़ करें, जैसे मैंने बताया 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना है। 2 साल के बाद में केवल दूध के रूप में 24 घंटे में बच्चे को अगर आपने 1 सर्विंग दे दी तो दैट इज़ मोर देन इनफ। उसको सारे दिन दूध देने की ज़रूरत नहीं है। एक अक्सर जो भ्रांति होती है मदर्स के बीच में, स्पेशली दादियों के बीच में, बड़ी ग्रैंड मदर्स जो हैं वो इस बात से बड़ा चिंता करती हैं कि बच्चा दूध तो नहीं पीता पर दही खा लेता है, तो हम तो इसको दही नहीं खिलाना चाहते, हम दूध ही खिलाना चाहते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूध की बजाय जो दही है यानी कर्ड है हमारा, वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है,
वो हम ज़्यादा खिलाना पसंद करते हैं बच्चों को, और वो खिलाना भी चाहिए। उसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो हमारा दही है यानी कर्ड है, प्रोटीन्स हैं, कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा डाइजेस्ट होके और उसके बाद जाते हैं बच्चे के स्टमक में, बच्चे के पेट में। तो दूध की बजाय दही को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कई बार ये मदर्स कहती हैं कि साहब सुबह का जो दही है वो शाम तक आते थे खट्टा हो गया, वो हम कैसे खिलाएंगे, उसको फ्रिज में रखना पड़ा। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है कि जैसे हम शाम का दूध जमाते हैं, सुबह ताज़ा दही बनता है, वैसे सुबह दूध को आप जमा दो, शाम को ताज़ा दही बन जाएगा। तो दोनों टाइम दही खिलाओ, नॉट ए इशू। तो दूध के बारे में एक मैं मैसेज देना चाह रहा था आपके थ्रू कि दूध का हम लिमिटेड और तरीके से यूज करें। बिल्कुल। फिर अगर दूध हम कम दें तो और क्या चीज़ें दें। अगर बच्चे की डाइट के बारे में बात करूँ तो उसके 3 पार्ट होते हैं हमारे। एक, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट में आपका दूध भी आता है, आपका दही भी आता है, आपका पनीर भी आता है, बटर भी आता है। दूसरा पार्ट है हमारा अनाज। अनाज हमारे जिसमें गेहूँ, जैसे हम सिंपल जो रोज़ खाते हैं, गेहूँ चावल, हमारी दालें हैं, ये सब चीज़ें भी आती हैं। और तीसरा पार्ट आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इन तीनों एस्पेक्ट को 1/3 हमें यूज करना चाहिए। 1/3 जो पार्ट है वो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स का हो डाइट में, 1/3 पार्ट है वो हमारे अनाज का। अनाज में इवन जैसे नट्स हैं, हमारे काजू बादाम अखरोट, ये भी बच्चों को खिलाना पसंद करते हैं, वो भी सब चीज़ें इसमें आती हैं। और 1/3 जो पार्ट है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल से कवर होना चाहिए। ये वेजिटेबल वाला जो पार्ट है ये आजकल बच्चों की डाइट से बड़ा मिसिंग होता है। इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा लेटर ऑन बताना चाहूँगा। तो हम दूध वाले पार्ट पे डिस्कस किया, उसके प्रोडक्ट्स। कई बार मदर ये कहती है कि दूध पीता ही नहीं साहब बच्चा, तो मत पीने दो। अगर दही खा लेता है तो बहुत ही बढ़िया। अगर कुछ बच्चे दही भी कम खाते हैं तो आप वीक में एक बार बच्चे को अगर पनीर की सब्जी या पनीर का पराठा या पनीर की कोई डिश बना के खिला दे तो भी ग्रोसली उसकी मिल्क की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। दूसरा है हमारा अनाज वाले पार्ट पे। अनाज के बारे में हम ये कहते हैं कि गेहूँ जो है वो शुरू के 1 साल तक बच्चे को कम देना चाहिए। उसका एक कारण ये है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में एक सीलिएक डिजीज नाम की बीमारी होती है। सीलिएक डिजीज में क्या होता है कि बच्चे के शरीर में जाके गेहूं है, उसके अंदर ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो जाके एलर्जिक रिएक्शन करने लग जाता है। तो कई बार कुछ बच्चों की, सीलिएक डिजीज वाले बच्चों की, हमें गेहूं लाइफ टाइम के लिए बंद करनी पड़ती है। और ये जो सीलिएक डिजीज है ये उन बच्चों में ज़्यादा देखी गई है जिनमें गेहूँ का अर्ली एक्सपोजर और ज़्यादा एक्सपोजर होता है। तो गेहूँ जो है वो हम थोड़ा सा 1 साल बाद ही इंट्रोड्यूस करें बच्चे को। गेहूं के साथ साथ और जो चीज़ें हैं, जैसे हमारा बाजरा है जिसका हम आजकल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम गेहूं की बजाय बाजरे की न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें तो वो ज़्यादा होती है ना। इनको आजकल हम सोशल मीडिया पे और पढ़ते हैं तो लोग सुपर फूड बोलते हैं इनको ना। बाजरा है, ज्वार है आपका, तो बाजरे को, ज्वार को, इनको अपने को खूब इस्तेमाल करना चाहिए, इनको कम ना इस्तेमाल करें। जो थर्ड पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अनाज का है वो हमारी दालें। बच्चे का शरीर ग्रोथ कर रहा होता है, इस ग्रोथ में प्रोटीन सबसे अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा जो है वो प्रोटीन का बना होता है। और वो प्रोटीन हमें डे लाइफ में दाल से ही मिलता है। तो बच्चे की डाइट में 24 घंटे में से एक बार कम से कम दाल टाइप की चीज़ें, जिनमें हमारा दाल भी है, दाल को स्पेशली मैं बोलूँगा मिक्स करके यूज करना चाहिए। किसी एक दाल को यूज करने की बजाय 4-5 तरह की दालें आप बना लें, क्योंकि किसी भी एक दाल में सारे न्यूट्रिशन नहीं होते। बिल्कुल। तो आप 4-5 तरह की दालें मिक्स करके बनाएं। दाल की जैसे छोला आप बना सकते हो, इजीली अवेलेबल होते हैं। राजमा आप बना सकते हो। सोयाबीन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, सोयाबीन का आटे में मिक्स करके यूज कर सकते हो, या सोयाबीन आप सब्जी में बनाते हो, सब्जी में डाल सकते हो, है ना। इवन अपने घर में जैसे अपन कढ़ी वगैरह बनाते हैं उसमें भी आप सोयाबीन का 1 चम्मच डाल दोगे तो वो उसके साथ ऐड ऑन हो जाएगी। तो दालें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अफोर्डेबल हैं वो ड्राई फ्रूट्स भी खिलाएं बच्चों को, काजू है, बादाम है। पर काजू बादाम के साथ एक हमारे समाज में जो भ्रांति और जो गलत तरीका जुड़ा हुआ है उस पर मैं जरूर फोकस करना चाहूँगा कि माँ सुबह सुबह उठते ही बच्चे को 4 बादाम खिला देती है ना। उसने ना बेचारे ने नाश्ता किया, उस मदर ने रात को उनको भिगोया या नहीं भिगोया, सुबह उनको घिस के 4 बादाम खिला दिया, तो वो घिसने के प्रोसेस में वो 4 बादाम तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं और बच्चे का ब्रेकफास्ट और ख़राब हो जाता है। हाँ, तो अगर आपको वास्तव में ड्राई फ्रूट्स खिलाने हैं अपने बच्चों को तो उसका एक दूसरा तरीका, सिंपल तरीका है। आप उन ड्राई फ्रूट्स का भी पाउडर फॉर्म में बना सकते हो। आपने एक डब्बा रख लिया जिसमें पाउडर बना लिया आपने, काजू का, बादाम का, जो भी चीज़ें आपको खिलानी है। या जैसे अपनी ऑयली चीज़ें हैं उनका बादाम नहीं बनता तो आप पेस्ट बना सकते हो,
पाउडर की बजाय पेस्ट बना लो। उस पेस्ट को या पाउडर को आप जब आटा लगा रहे हो अपनी रोटी बनाने के लिए तो उसी में डाल दो, बिल्कुल, है ना। तो अगर आपने 2 चम्मच उसमें ऐड कर दिया या थोड़ा सा 2 चम्मच आपने पेस्ट का ऐड कर दिया तो वो ज़्यादा ठीक से बच्चे के शरीर में जाएंगे। तो उनको खिलाने का तरीका ये है, वो ज़्यादा बढ़िया है। रादर देन अपन उसको ब्रेकफास्ट की जगह 4 बादाम दे दें तो बच्चे की जो न्यूट्रिशन है वो ऐड ऑन नहीं होगा, उसमें आपने कम कर दिया उसको। बिल्कुल। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरे पार्ट पे जैसे हम न्यूट्रिशन पे आ रहे थे, वो है हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। बच्चों में फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। फ्रूट वेजिटेबल्स की इसलिए इंपॉर्टेंस है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स से हमें विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो इन्हीं से मिलते हैं। आपकी कैलोरी की बात हो गई, दूध से मिल गया। कैल्शियम की बात हो गई, दूध से मिल गया। आपको प्रोटीन की बात हो गई, आपके दालों से मिल गया। आपको आपने घर में घी वगैरह इस्तेमाल किया, उससे फैट मिल गया। पर जो मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं वो सारे लगभग अपने को सब्जियों से और फ्रूट से मिलते हैं। तो बच्चे की डाइट में 2 चीज़ें हम ज़रूर ऐड करें। 24 घंटे में 1 सर्विंग उसकी प्रॉपर हरी सब्जी की जाए और 1 सर्विंग उसकी फ्रूट्स की जाए। फ्रूट्स को इस्तेमाल हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे बच्चा अकेला सिंगल फ्रूट नहीं खाता तो आपने कई सारे तरह के फ्रूट कट करके उसको मिक्स कर दिया। बच्चा कई बार सलाद के रूप में भी फ्रूट को खा सकते हो आप। उनको थोड़ा सा कलरफुल आप बना सकते हो टेस्ट के पर्पज से, है ना। जैसे आपने एप्पल काटा, उसके अंदर थोड़े 2-4 दाने अनार के भी डाल दिए, उसमें अमरूद भी काट के डाल दिया। जैसे अपने दालों के लिए बात कर रहे थे कि एक दाल में सारे न्यूट्रिशन नहीं होते, वैसे फ्रूट्स में भी यही हाल है। बिल्कुल, एक फ्रूट में सारी चीज़ें नहीं होती। तो जितना बदल बदल के दोगे उतना ही ठीक है, और जितना मिक्स करके दोगे उतना ही ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे एक बात मेरे को वापस याद आ गई बीच में, कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ये कॉमन सवाल होता है पेरेंट्स का, है ना। लोग बड़े खुश होते हैं कि आजकल साहब अनार तो मिल ही नहीं रहे, पर हम तो 200 रुपए किलो अनार लाके हमारे बच्चों को खिला रहे हैं। बट ये गलत कंसेप्शन है। ये गलत कंसेप्शन इसलिए है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एक लाइन में मैं बोलूं तो सीजनल जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, जो सीजन के सबसे सस्ते होते हैं, वो खाने चाहिए आदमी को। बिल्कुल, क्योंकि वो फ्रेश होंगे। यस, एक बात। दूसरा, अगर आपके 150 किलोमीटर के एरिया में कोई फ्रूट और वेजिटेबल आपको मिलते हैं तो वो ही खाने चाहिए। उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो आपको फ्रेश मिलेंगे, उनमें मिनिमम केमिकल का मिक्स होगा, और सबसे बड़ी बात, आप जिस वातावरण में रह रहे हो, आपका शरीर जिस एनवायरनमेंट के लिए बना है, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल भी उसी एनवायरनमेंट के लिए हैं। बिल्कुल। हम यहाँ रेगिस्तान में रहते हैं तो हमारे जो रेगिस्तान के फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो हमारे शरीर को ज़्यादा सूट करेंगे रादर देन हम बर्फीले इलाके से जो फ्रूट्स वेजिटेबल मंगा के खाते हैं। बिल्कुल। तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं जो सीजनल हो और आपके आसपास मिले। और डेफिनेटली हर कोई ये तो समझता है कि फ्रेश खाने चाहिए, पर उनको फ्रेश रखने का तरीका यही है कि हम सीजनल और लोकल वाली चीज़ें खाएं। बिल्कुल। तो ग्रोसली हम मिल्क के बारे में बात कर ली, हमने दालों के बारे में बात कर ली, हमने फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे बात कर ली। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है हमारे शरीर में फाइबर बहुत देते हैं जी। बच्चों में एक कॉमन समस्या है कब्जी की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या। कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत कॉमन है बच्चों में, और उससे बच्चा कई बार इतना परेशान हो जाता है कि ना तो वो खाना खाता है, उसको पेट में दर्द होता है, वो सुबह अगर फ्रेश नहीं होगा तो स्कूल में जाएगा तो स्कूल में भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों का इलाज है वो भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल ही हैं। कब्जी की दवाई बच्चों को देते हैं, एक दवाई दी, दूसरी दवाई दी। कल मेरे पास क्लिनिक में एक मदर आई, उसके बच्चों को लगभग 2 साल से कब्जी की प्रॉब्लम थी, और उसका एक ही स्टेटमेंट था कि डॉक्टर साहब मैंने कम से कम 50 बच्चों के डॉक्टर दिखा दिए होंगे पर मेरे बच्चे की कब्जी ठीक नहीं हुई, देखते हैं आप कर सकते हो क्या। तो मैंने उनको ये जवाब दिया, मैडम कब्जी का जो इलाज है वो मेरे पास नहीं है, कब्जी का इलाज आपके पास है, कॉन्स्टिपेशन का इलाज आपके पास है, आपकी किचन में है। और अगर आप एक सेंटेंस अगर सीख के यहाँ से जाते हो कि कब्जी का इलाज सब्जी है, तो आपका काम हो गया, आपको अगले डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। तो मदरवाज सो हैप्पी। और देखते हैं उसका क्या फीडबैक आता है, वो तो आने पे पता पड़ेगा। बट कॉन्स्टिपेशन का एक जो नेचुरल सॉल्यूशन है वो हमारा फाइबर डाइट है, जो हमारी सीजनल सब्जियों में, फ्रूट्स में बहुत होते हैं। तो मोटी चीज़ें ये सारी है न्यूट्रिशन पे। ऑलराइट। हमने जो है वो आज न्यूट्रिशन जैसे इम्पोर्टेंट जो विषय है, जो हमारे बच्चों की हेल्थ में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके बारे में डॉक्टर साहब से बातचीत की, और बाकी जो फैक्टर्स जो हमारे हैं, जो हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, उन पर भी हम जो है वो डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अगले एपिसोड तक आप हमारे साथ में बने रहिए, और इस कार्यक्रम का इंतज़ार हम श्योर आप सारे लोग करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर
डॉक्टर साहब हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए, और सभी लिसनर को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा पेशेंसली सुनने के लिए। और ये सारी चीज़ें बार बार सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं, ताकि बच्चे खुद देख के अगर सीखेंगे तो वो और अच्छे से कर पाएंगे उसको। बिल्कुल। Thank you. तो कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हमारे साथ तब तक बने रहिए और सुनते रहिए 90.0 FM झुंझुनू, हर तरंग आपके संग। नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।